जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी लोग कनेक्ट कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, अपने क्लास की। कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बीएनएस के अंदर। बीएनएस जिसको हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं ना, उसके अंदर हम डिफिनेशन क्लॉज को समझने वाले हैं। डिफिनेशन क्लॉज पर हम बात करेंगे आज। इसके पहले मैंने आपको प्रिलिमिनरी जो सेक्शन था, यानी सेक्शन 1 जो था, जिसको हम प्रिलिमिनरी बोलते थे, जिसको हम प्रारंभिक बोलते थे, वो सेक्शन हमने पिछले सेशन के अंदर, पिछली क्लास के अंदर समझा था। आज उसी के आगे हम अगले सेक्शन पर बात आपसे करने वाले हैं। अगला सेक्शन कौन सा है सर? तो आप कहेंगे है सर धारा 2 हमारा, धारा 2, जिसको आप सेक्शन 2 के नाम से प्यारे साथी जानते हैं। ये किसकी बात करता है मेरे भाई? तो सेक्शन 2 जो है ये बात करता है परिभाषा। किसकी बात करता है दोस्त? आप कहेंगे बात करता है सेक्शन परिभाषा। परिभाषा यानी, जी हाँ, डिफिनेशन हम बात कर रहे हैं। डिफिनेशन की बात कौन करता है? तो आप कहेंगे सर डिफिनेशन की अगर आप चर्चा करें ना, तो डिफिनेशन की जो बात है वो करता है हमारा कौन? तो डिफिनेशन क्लॉज। और डिफिनेशन क्लॉज कौन सा है सर? तो आप कहेंगे डिफिनेशन क्लॉज हमारा सेक्शन 2 है, वो डिफिनेशन क्लॉज। अब देखिए टोटल कितनी डिफिनेशंस हैं, अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन 2 के अंदर, लगभग आपकी 38 डिफिनेशंस हैं। और भी हो सकती हैं जो मुख्यतः दी गई हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, वो लगभग 38 हैं। अब आप कहेंगे क्या सर 38 डिफिनेशन जो आप बता रहे हो, क्या सारी डिफिनेशन पूछी जाती हैं? ये भी आपका सवाल होगा। और मेरे भाई जवाब बहुत सिंपल सा है कि सारी डिफिनेशन नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, कुछ डिफिनेशन हैं जो काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं। उन्हीं डिफिनेशंस की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके धारा 2 के पहले क्लॉज के अंदर, जिसको क्लॉज 1 कहते हैं, उसके अंदर कौन-सी परिभाषा मेरे भाई है? तो आप कहोगे सर एक्ट की डिफिनेशन दी गई है। एक्ट का मतलब यहाँ पर कार्य से है। ठीक? कार्य की परिभाषा आपकी कहाँ पे दी गई है? तो आप कहेंगे सर डिफिनेशन क्लॉज में, मतलब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के अंदर एक्ट की परिभाषा है, कार्य की परिभाषा। क्या कार्य की परिभाषा दी गई है मेरे भाई? देखिए कार्य के बारे में कहा गया है कि कार्य शब्द जो है, धारा 2 की क्लॉज 1 के अनुसार, कार्य केवल एक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यों की एक श्रृंखला का प्रतीक है। मतलब कि अगर देखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, द वर्ड एक्ट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड इट्स नॉट कन्फर्म टू अ सिंगल एक्ट। राइट? मतलब कि भाई कार्य शब्द से केवल एक किसी पर्टिकुलर एक कार्य तक ही इसका अर्थ सीमित नहीं है, इसकी परिभाषा सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्यों की एक श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ एक्ट का एक प्रतीक है ना। सीरीज ऑफ एक्ट का एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये सीरीज ऑफ एक्ट यानी जो कार्य है उनकी श्रृंखला को दर्शाता है। राइट? तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्या कहता है मेरे भाई? ये कहता है कि कार्य केवल एक कार्य तक सीमित नहीं है। लिख लीजिए आप। कार्य, ये जो कार्य शब्द है ना, ये केवल बस याद रखना है इतना कि केवल एक कार्य तक सीमित नहीं है। ये केवल एक कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि क्या है मेरे भाई? बल्कि ये कार्यों की श्रृंखला है। बल्कि ये क्या है? ये जो कार्य है ये कार्यों की श्रृंखला है। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आप इंग्लिश में ऐसे बताएंगे एक एक्ट के बारे में, एक्ट
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द वर्ड एक्ट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, क्या मेरे भाई, द वर्ड एक्ट, according to provision the word act includes a series of act। सीरीज ऑफ एक्ट मतलब कार्यों की श्रृंखला। एंड इट्स नॉट कन्फर्म्ड टू अ सिंगल एक्ट। एंड इट्स नॉट कन्फर्म्ड, इट्स नॉट कन्फर्म, क्या कन्फर्म नहीं है मेरे भाई, कि आप कह सकते हैं इज नॉट कन्फर्म अ, इट्स नॉट कन्फर्म अ, आप कह सकते हैं सिंगल एक्ट। सिंगल एक्ट, राइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। किसकी परिभाषा हो जाएगी मेरे भाई, एक्ट की। और हमेशा याद रखिएगा एक्ट की परिभाषा दी कहाँ गई है, तो आप अपने माइंड में एकदम रखें कि भाई एक्ट की जो परिभाषा है वो धारा 2 की यानी सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के अंदर एक्ट की परिभाषा, एक्ट को डिफाइन किया गया है, राइट। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे हम बात करते हैं धारा 2 का दूसरा क्लॉज। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 2 या फिर आप कह सकते हैं सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 किसके बारे में डिफाइन करता है, तो मेरे भाई अगर बात करेंगे कि भैया दूसरा जो क्लॉज है या दूसरी जो उपधारा है वो किसके बारे में बताती है, तो याद रखिएगा ये जीव जंतु की बात करती है। मतलब सर एनिमल, ये किसके बारे में बताती है, जीव जंतु। जीव जंतु को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर एनिमल कहा जाता है ना। एनिमल्स के विषय में, एनिमल के विषय में बताती है। अब देखिए यहाँ पर बीएनएस के अंदर एनिमल शब्द से तात्पर्य क्या है उस चीज को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जीव जंतु जो शब्द है इससे आशय मनुष्य के अतिरिक्त जो भी जीवित प्राणी हैं उनसे आशय है। भाई ये जीव जंतु शब्द से क्या है आशय, कहेंगे इसका जो आशय है ना, आशय है ना वो किनसे है, तो कहेंगे जो मनुष्य है मेरे भाई, मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जीवित प्राणी से, मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जीवित प्राणी से। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जीवित प्राणी से जीव जंतु शब्द का प्यारे साथी आशय है। मतलब जीव जंतु शब्द जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको ना। मतलब एनिमल एज, कह सकते हैं एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बींग्स। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई इसका तात्पर्य अगर देखें, आशय की देखें, एनिमल को डिफाइन करने की बात करें तो लिख सकते हैं एनी लिविंग क्रिएचर। एनी लिविंग क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर्स कह सकते हैं अदर देन अ ह्यूमन बींग्स। अदर देन अ ह्यूमन बींग्स। ठीक, मतलब जीव जंतु शब्द से तात्पर्य भाई जो मनुष्य है उसको छोड़कर बाकी जितने जीवित प्राणी हैं वो सभी आपके जीव जंतु शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के उनको जीव जंतु के शब्द के अंतर्गत माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये आपका
दूसरी उपधारा बताती है धारा 2 की। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। बाकी किन्हीं का कोई सवाल है, सर थोड़ा बड़ा लिखिए, बिल्कुल भैया। कोई प्लीज़ बताएगा कि सेमेस्टर का है ये, जहाँ भी आपका बीएनएस पूछा जाता है उस हर सेमेस्टर का है। ठीक है मेरे भाई? ये शब्द पूछना थोड़ा-सा अटपटा है, किस सेमेस्टर का। अगर आपके यहाँ बीएनएस आता है तो बिल्कुल आपके ही सेमेस्टर का ये चल रहा है या ये चीज़ें आपकी सेमेस्टर की ही हैं। ठीक? यहाँ हम लोग कंप्लीट बीएनएस को सीख रहे हैं। राइट? और अभी हम लोग चौथी क्लास में हैं आई थिंक। चलिए, आगे मैं लेकर आपको चलता हूँ। देखिए, धारा 2 के तीसरे क्लॉज़ पर हम आ जाते हैं। जो धारा 2 का तीसरा क्लॉज़ है, तीसरी उपधारा है, उसमें किसकी परिभाषा है मेरे भाई? उसमें परिभाषा दी गई है चाइल्ड की। चाइल्ड यानी शिशु, ठीक? इसकी परिभाषा? तो आप कहेंगे सर शिशु की क्या परिभाषा है? शिशु, शिशु हाँ जी, इसको आप बोलते हो चाइल्ड, चाइल्ड राइट? अब देखिए शिशु की परिभाषा आप अगर देखें, तो क्या कहती है चाइल्ड की परिभाषा? देखिए शिशु, शिशु जो शब्द है इससे तात्पर्य कह सकते हैं एक ऐसी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, ना? किसके बारे में ये बताता है कि एक भाई व्यक्ति, व्यक्ति जिसकी जो एज है, एज है वो कितनी हो? 18 वर्ष से कम हो। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो मेरे भाई? आप कहेंगे 18 वर्ष से कम हो, ऐसा ही व्यक्ति क्या बोला जाता है? शिशु बोला जाता है ना? अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक? मतलब अंडर एज हो 18 ईयर से, तो ऐसे मामले में क्या होगा? वो व्यक्ति आपका शिशु कहा जाएगा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 की चौथे क्लॉज की बात करते हैं। ऐसे इंग्लिश वाले लिखेंगे, हाँ? ठीक है भैया, ऐसे आप इंग्लिश वाले भी लिख सकते हो। अब देखिए, अगर चौथी उपधारा की बात करें तो चौथी उपधारा के अंदर कूटकरण की परिभाषा के विषय में बताया गया। कूटकरण, हाँ जी, काउंटर फीट की बात हम कर रहे हैं, काउंटर फीट के बारे में बताया गया है। तो लिख सकते हैं आप किसकी बात की गई है? कूटकरण की, यानी काउंटर फीट की बात की गई है। अब काउंटर फीट का मतलब या कूटकरण का मतलब क्या होता है? इसकी अगर आप परिभाषा दे रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? मेरे भाई बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है? किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान इस उद्देश्य से बनाता है कि उससे लोगों को धोखा दिया जा सके, ना? तो वो क्या है मेरे भाई? काउंटर फूट है, या काउंटर फीटिंग आप कह सकते हैं, या फिर कूटकरण आप कह सकते हैं। भाई वो कूटकरण है। मतलब अ पर्सन इज सेड टू काउंटर फीट इफ द मेक वन थिंग resemble another without the intention that it may be used to deceive other. It means भाई कि किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए एक वस्तु की ही तरह दूसरी वस्तु को बनाता है कोई व्यक्ति, तो वही उसका जो कार्य है वो क्या कहा जाता है? कूटकरण कहा जाता है। ठीक? लिख लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति क्या काम करता है मेरे भाई? कह सकते हैं किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान
कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान अब भैया किस उद्देश्य से बनाता है? तो मेरे भाई उसका उद्देश्य होता है कि उससे लोगों को धोखा दिया जा सके। भाई उद्देश्य क्या होगा? दूसरों को धोखा देना। इसी को क्या कहेंगे मेरे भाई? इसी को कूटकरण आप कहोगे। ठीक, क्लियर है मेरी बात? भाई कूटकरण क्या है? मतलब कोई एक वस्तु है पहले से, सपोज दैट इसी की तरह एक और वस्तु बना देना, सेम टू सेम। ठीक, एक वस्तु थी, सेम टू सेम इसी की कॉपी बना देना। कॉपी इसलिए बनाना ताकि दूसरों को धोखा हो सके या दूसरों को धोखा दिया जा सके। तो मेरे भाई ये क्या है? इसी को कूटकरण कहा जाता है, इसी को काउंटरफीट कहते हैं। राइट, मतलब कुल मिला के कि भाई कोई एक वस्तु का डुप्लीकेट बनाना या नकली वस्तु पूरी तरह से असली जैसी बनाना। ठीक, इसमें क्या होता है, जो नकली वस्तु होती है, इसमें जो वस्तु बनती है मेरे भाई, जैसे जो नकली वस्तु है, ये पूरी तरह पूरी तरह असली जैसी होती है ना, असली जैसी हो, पूरी तरह असली जैसी हो। ठीक, तो ये क्या है? ये मेरे भाई कूटकरण है ना। कुल मिला के एग्जैक्ट कॉपी बनाना, जैसे ओरिजिनल है उस टाइप का ना। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भैया कि वो एक्ट आपका कूटकरण कहा जाता है। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे सर वही हमारा कूटकरण कहा जाता है। और क्या सर? यहाँ पे जो आशय होता है वो धोखा देना होता है या लोगों को भ्रम भ्रम में डालना। ठीक, यहाँ पे आशय क्या होना चाहिए? धोखा देना जो है मेरे भाई यहाँ पर आशय होता है। वस्तु इसीलिए बनाई जाती ताकि जो दूसरे पर्सन है, दूसरे व्यक्ति हैं, उनको धोखा दिया जा सके। राइट, मतलब ऐसी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कॉपी भाई, एग्जैक्ट कॉपी का मतलब बिल्कुल एक समान ही जैसी वस्तु को क्रिएट करना, बनाना। ये क्या है मेरे भाई? काउंटरफीट बोला जाता है, इसी को आप कूटकरण कहते हैं। ठीक, और ऐसे मामले में जब भी काउंटरफीट या कूटकरण किया जाता है तो संभावना पूरी पूरी होती है कि धोखा होगा व्यक्ति को। क्लियर? और आप जानते हैं कि भाई धोखा देना एक प्रकार से अपराध है। ठीक, धोखा देना क्या है मेरे भाई? अपराध की कैटेगरी में आता, अपराध की श्रेणी में आता है। ओके, ओके भैया, सेशन को एक बार लाइक कर दो, और कुछ साथियों के हमारे सवाल भी हैं ढेर सारे। हाँ भैया, आईपीसी को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। अभी केवल हम लोग सिंपली पढ़ रहे हैं ना डिफिनेशन क्लॉज को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग।
इन तीनों की बात हम लोग करते हैं, राइट। अब देखिए पांचवी उपधारा किसके विषय में परिभाषा देती है, तो याद रखिएगा न्यायालय के विषय में बताती है, न्यायालय की परिभाषा देती है। न्यायालय, हाँ जी, जिसको आप कोर्ट कहते हैं, उसको परिभाषित करती है। अब न्यायालय को अगर मैं कहूँ परिभाषित करिए तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे न्यायालय भाई क्या है, एक आपका परिसर टाइप का एक न्यायिक निकाय है, ठीक, एक न्यायिक निकाय का प्रतीक है जो क्या करता है, न्यायिक कार्य करता है। और ये सारे न्यायिक कार्य कानून के द्वारा या कानून के अनुसार किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, आप कहेंगे न्यायिक निकाय है, यानी जुडिशियल बॉडी। ये हमारा न्यायिक निकाय है, जुडिशियल बॉडी है। यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं न्याय संबंधी सारे कार्य होते हैं, ठीक। कानून द्वारा प्यारे साथी ये चलता है, ठीक। किसके द्वारा चलता है, कानून के द्वारा। अब इसके बाद अगली परिभाषा आपका, तो अगली परिभाषा है मेरे भाई मृत्यु। मृत्यु की परिभाषा है, आपकी मृत्यु के विषय में बताया जाता है। मृत्यु, हाँ जी, जिसको आप बोलते हो डेथ, क्लियर। ये आपकी धारा 2 का 6वां क्लॉज बताता है। इसके विषय में आप कहेंगे सर डेथ के विषय में बताता है। देखिए डेथ के विषय में क्या कहता है मेरे भाई, डेथ के विषय में ये कहता है कि मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का प्रतीक है, ठीक। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, ये क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे मानव के मृत्यु का प्यारे साथी प्रतीक है ये। कौन? तो ये जो डेथ शब्द है यानी मृत्यु शब्द है, ये मानव के मृत्यु का प्यारे साथी प्रतीक है, ठीक। इसके बाद सातवीं उपधारा क्या बताती है मेरे भाई, जो सातवीं उपधारा है वो बेईमानी की बात करती है। बेईमानी, बेईमानी को क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टी कहते हैं, ओके। डिसऑनेस्टी आप बोलते हो इसको मेरे भाई, बेईमानी को डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होगा, बेईमानी। बेईमानी का मतलब है कि कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए। मतलब ऐसा कार्य करना जिससे एक व्यक्ति को लाभ हो और दूसरे व्यक्ति को हानि हो, ऐसा ही कार्य आपका बेईमानी है, ठीक। एक ऐसा कार्य है जिसमें क्या होता है, एक पक्ष को सदोष लाभ होता है और मेरे भाई दूसरे पक्ष को क्या होता है, आप कहेंगे सदोष हानि होती, सदोष हानि होती है। ऐसा ही मेरे भाई जो कार्य है ना, वो क्या कहा जाता है, तो ऐसा ही कार्य कहा जाता है बेईमानी। ऐसे ही कार्य को बेईमानी कहेंगे, ओके। हाँ जी, ओके, गुड फेथ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी आप लोग डिफिनेशन लिख रहे हो बिल्कुल सही है। ज्यादातर बच्चे जो डिफिनेशन बता रहे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मेरे भाई सही आप लोग बता रहे हो, ठीक। ओके भैया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ठीक? 1% भी इच्छा हो नहीं रही लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ अब, ओके? आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएँगे, कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग से ही तबीयत ख़राब थी, मॉर्निंग में भी क्लासेस हो नहीं पाई हैं मेरी, बच्चे वेट किए होंगे ज़ाहिर-सी बात है। मॉर्निंग से क्या
कल शाम से ही फिलहाल अभी मैं थोड़ा सही लग रहा था, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा अनकम्फर्टे ठीक है, मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा, बड़ा स्लो-स्लो रहे हैं सर, ना? हाँ भैया, चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। हालाँकि बहुत नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन 1% भी इच्छा जो है आगे कह नहीं रही है। जब एकदम जो है तबीयत नहीं सही होती, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, ना? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, बाकी कोर्सेज़ आपके चल रहे हैं आपके अपने ऐप पर जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट पर, तो आप लोग वहाँ से देख पाएँगे, चीज़ें समझ पाएँगे, ठीक? किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है मेरे भाई तो आप ये ऑफ़िस का नंबर है 7084005591 प्यारे साथी इस पे क्या कर सकते हो आप, कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके? बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज़ वगैरह की सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है भैया? चलो, हाँ, बस क्योंकि पढ़ाने का मन कर रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ भी आपको समझ आ रहा होगा तो इसलिए थोड़ा-सा आज के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बेईमानी की इंग्लिश ठीक है या गलत है? बेईमानी का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्टी क्या लिखा है भैया? कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? हे महाराज, डिस कर लो इसको, डी कर लो। डी कर लो डिसऑनेस्टी होता है, बाकी सही है। ठीक? बिल्कुल सही है। डी कर लो एच हो गया था फ्लो में, राइट? कंपनी लॉ की भी बड़ी मुश्किल लग रही है क्लास आज। देखते हैं अभी 10 मिनट 15 मिनट का गैप रख के, ठीक? थोड़ा-सा अगर कंफर्टेबल हो गए तो ऐप पर क्लास लेंगे दोनों, 2 क्लास हैं अभी लगातार, ठीक? बाकी जैसा भी होगा मैं बताऊँगा। सर दिल्ली में आँधी आ रही है। अच्छा जी, हो सकता है भाई।